ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिटर फर्स्ट ईयर की। ठीक है, आईटी फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेज होंगी। किन बच्चों के लिए होगा? जिनका बैक पेपर है। ठीक है, जिनका बैक मतलब जिनका बैक लग गया था, जो किसी पेपर में फेल हो गए थे, तो बैक पेपर प्लस लेफ्ट ओवर, जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है कि जो एग्जाम ही नहीं दिए थे, और जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और फिर भी उनको वो फेल हो गए थे, पास नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए वो बैक पेपर लिखा हुआ है। तो इन दोनों लोगों के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है, शायद 10 दिसंबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ क्लासेज आपको करवाएंगे। लगभग 4 से 5 क्लासेज होंगी, और उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिससे आप आसानी से एग्जाम को पास कर सको। ठीक है, तो इन वीडियोज को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए। बाकी जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो आपको मिलेगा कहाँ से? तो जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग पैटर्न जानते होंगे, जो क्वेश्चन आएगा आपका टोटल 50 क्वेश्चन आएगा। अगर थ्योरी की बात की जाए, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएगा। उन 50 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी से होते हैं, प्लस 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन से होता है, प्लस 6 क्वेश्चन आपका जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से होता है। तो ये पैटर्न होता है, इनको मिलाकर के आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरी से कितने क्वेश्चन आने हैं? 38 क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह से मॉडल सेट टाइप का हम लोग ये जो क्वेश्चन करेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो पिछली बार शायद किसी वजह से आपका बैक लग गया था, तो इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 38 क्वेश्चन हम लोग एक सेट में करेंगे, और लगभग 4 से 5 सेट हम लोग इसको करने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ कहां से मिलेगा? यहाँ पे वेबसाइट आपको दिख रहा होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको www.globaliti.org यहाँ से जाकर के बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो डाउनलोड करने में। आप अपने मोबाइल में क्रोम में या फिर गूगल में सर्च कर लीजिएगा ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे, सबसे पहला वेबसाइट आपको दिखाई देगा globaliti.org। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस टाइप से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, अगर आप अपने फोन में ओपन करेंगे ना, तो डायरेक्टली आपको ये दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखेगा? राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही होगी इस टाइप से। इन जो 3 डॉट बना हुआ है, आप कहीं पे ऐसे 3 लाइनें खींच देता है, उस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सारे ऑप्शन आपके फोन में भी आ जाएंगे। फिर आपको कहाँ करना है? नई अपडेट पे क्लिक करना है। जो नई अपडेट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस टाइप से कुछ पेज खुलेगा, और नीचे जाएंगे, देखेंगे सबसे पहले ही पोस्ट आपको मिलेगी आईटीआई सीवीटी एग्जाम पेपर पीडीएफ डाउनलोड 2023। ठीक है, यहाँ नीचे रीड मोर का ऑप्शन है, रीड मोर पे क्लिक कर लीजिएगा। रीड मोर पे क्लिक करेंगे, फिर इस टाइप से पेज ओपन होगा, और नीचे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग यहाँ मिल जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। आपको यहाँ पे पूरा पेपर जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, वो पहले ही यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से उसे डाउनलोड करके उसे भी देख सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय न खराब करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहली वीडियो थी, तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है पढ़ाने के बाद ज्यादातर कमेंट यही मिलते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे किस रंग का पेंट होता है? आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग वेल्डिंग वगैरह, हमारी गैस वेल्डिंग जो होती है, उसमें एसिटिलीन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है वो किस कलर का होता है? तो वह होता है आपका मैरून कलर का। जो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैरून कलर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक कब होता? जब वो ऑक्सीजन की बात करता। अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करता तो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कब? जब वो ऑक्सीजन की बात करता। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वह एसिटिलीन सिलेंडर से लंबा भी होता है, लंबाई में भी वह अधिक लंबा होता है। जबकि यही ब्लू की बात की जाए, तो ब्लू कहाँ पे होता है? जो इनर्ट गैस होती है, किसके लिए? जो इनर्ट गैस होती है, जो अक्रिय गैसें होती हैं, उनके लिए हम लोग जो सिलेंडर यूज करते हैं वो ब्लू कलर का होता है। इनर्ट गैस में क्या आ जाएगा आपका? जैसे कि आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया, रेडान हो गया, जो भी इस टाइप की गैसें हैं, हीलियम हो गया। हम लोग ज्यादातर आर्गन और हीलियम वगैरह यूज करते हैं ना, या वेल्डिंग में आर्गन वाला ज्यादातर आपको सुनने को मिलेगा। तो ये सब जो गैसें होती हैं, अगर इनर्ट गैस है वह किसी सिलेंडर में रखी गई है, जैसे कि आर्गन वगैरह हो गया, तो उसका कलर ब्लू होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जॉ का क्या उद्देश्य है? देखिए, फिगर इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिगर मैंने अलग से ले रखा था जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जॉ का क्या उद्देश्य है। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज क्या होता है? नाम में ही देखिए, वर्नियर हाइट गेज, हाइट गेज मतलब हाइट को मापना। जो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, इसकी मदद से हम किसी भी जॉब के हाइट को माप सकते हैं, प्लस पैरेलल विभिन्न ऊंचाइयों पे उसमें मार्किंग भी किया जा सकता है वर्नियर हाइट गेज की मदद से। इसके साथ हमें एक दो सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका सरफेस प्लेट हो गया और एंगल प्लेट हो गया। तो इनकी भी जरूरत पड़ती है, जिससे कि एंगल प्लेट रखते हैं, एंगल प्लेट के सहारे, सॉरी, एंगल प्लेट रखते हैं सरफेस प्लेट पर। ठीक है, और एंगल प्लेट का यूज किया जाता है जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, और फिर उस पर ऊंचाई को मापना या फिर मार्किंग करना आसान हो जाता है।
यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वर्नियर हाइट गेज है, और इसने बात किया था किसका, मूवेबल जॉ का। तो यहाँ पे जो जॉ है इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यह जो है ना इसी को हम लोग बोलते हैं मूवेबल जॉ, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्लैंप है और ये मूवेबल जॉ है, और इस पे रखा गया है क्या, स्क्राइबर। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मूवेबल जॉ है इसने क्या कर रखा है, क्लैंप की मदद से स्क्राइबर को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो सी है, टू होल्ड द स्क्राइबर को होल्ड करना। तो इसलिए मैंने फिगर दिखाया जिससे कि आपको आसानी से याद होगा कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग मूवेबल जॉ कहते हैं, जिससे यहाँ पे डी दिखा रखा है, और ये क्लैंप होता है। तो मूवेबल जॉ पे हमने किसको क्लैंप कर रखा है, इस स्क्राइबर को क्लैंप कर रखा है, स्क्राइबर को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपका टू होल्ड द स्क्राइबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 8 mm आयाम से नीचे, आयाम का मतलब साइज से मतलब होता है, ठीक है। 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम दो गेज की स्पेशली बात करेंगे। यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज और स्मॉल होल गेज, ठीक है। जो टेलीस्कोपिक गेज होता है, यह हमारा बड़े साइज के इंटरनल होल हो या फिर कहीं आंतरिक खांचा कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है, उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक। कौन सा, टेलीस्कोपिक गेज। तो यह जो होता है हमारा 8 mm से 150 mm तक के लिए यूज किया जाता है। मतलब कहीं पर कोई इंटरनल होल है या फिर आंतरिक खांचा कटा हुआ है और उसका साइज कितना है, साइज है 8 mm से 150 mm, तब हम लोग यूज करते हैं टेलीस्कोपिक गेज। लेकिन वहीं पे बात की जाए स्मॉल होल गेज की, तो इसका यूज किया जाता है स्मॉल होल गेज, जो बी वाला ऑप्शन है, 3 mm से 3 to 13, 3 mm से 13 mm के लिए। किसके लिए, 3 से 13 mm। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, 8 mm आयाम से नीचे, मतलब हमें 8 mm से कम की माप लेनी है। तो भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 8 mm से 150 तक के है, 8 से कम तो ले नहीं पाएगा, कौन सा, टेलीस्कोपिक। तो फिर दूसरा बचा क्या, स्मॉल होल गेज। तो इसीलिए हमने स्मॉल होल गेज यूज किया गया था कि टेलीस्कोपिक गेज से हम 8 mm से नीचे का आयाम को, साइज को नहीं माप सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे हम लोग स्मॉल होल गेज यूज करते हैं, जो 3 से 13 mm तक के साइज को माप सकता है, मतलब 8 mm से नीचे की साइज को ले सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये फिगर भी उसी का दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड हैं, ठीक है। जो लेथ मशीन होती है, पूछ रहा है कि उसमें कितने प्रकार के बेड यूज किए जाते हैं। तो लेथ मशीन में जनरली हम लोग 3 प्रकार के बेड यूज करते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, फ्लैट होता है, उसके बाद आता है हमारा वी टाइप, और उसके बाद आता है कंबाइंड, ठीक है। फ्लैट में क्या होता है कि उसका जो बेड होता है ना, बिल्कुल इस तरह से, जिसपे हमारा जो एप्रन वगैरह होता है, जो उसपे स्लाइडिंग वाले पार्ट होते हैं, और जिसपे स्लाइड करते हैं तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट बना होता है, फ्लैट बेड होता है, जिसपे कि वो सारे पार्ट हमारे स्लाइड करते हैं। वी टाइप में क्या होता है, इसमें इस टाइप से उल्टा वी टाइप का बना होता है, ठीक है। इस टाइप से बेड पे वी बना होता है, इस पर जब पार्ट स्लाइड करता है तो ये बोला जाता है कि ये जो बेड है ये वी टाइप वाला, फ्लैट है तो फ्लैट टाइप है। और जो कंबाइंड में क्या होता है, इसमें फ्लैट और वी दोनों बना होता है। जब बेड में फ्लैट और वी दोनों सेक्शन दिया गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्रकार का हो गया, और ये तीनों आपके सामने हो गया कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है संयोजन सेट, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं, में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या है। ये जो फिगर है मैंने अलग से ले रखा है, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो यह इसलिए लिया जिससे कि आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाए कि नहीं भाई किस चीज की बात हो रही है। और मैंने आपसे पहले भी बताया है कि अगर आप मतलब फिटर से हैं तो इसमें अगर आपको ज्यादातर चीजें, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया जा रहा है या कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपके दिमाग में तुरंत उस इंस्ट्रूमेंट का या उस टूल का फिगर आ जाता है तो आधा तो क्वेश्चन समझ लीजिए, 80% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर फिगर ही आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आप उस चीज को कहां से सही कर पाओगे। तो आपके दिमाग में फिगर जरूर होना चाहिए कि अगर किसी चीज का नाम लिया जा रहा है तो वो क्या चीज है, फिगर बन गया दिमाग में, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या है, कॉम्बिनेशन सेट है। बात किसकी किया है यहाँ पे, प्रोटेक्टर हेड की। कॉम्बिनेशन सेट में हमारा जो होता है ना, 3 पार्ट देखिए, एक तो ये स्टील रूल हो गया, इसके अलावा इस पर 3 मेन पार्ट होते हैं। जो पहला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर हेड। इसके बगल में जो यहाँ पे है ये हमारा प्रोटेक्टर हेड होगा, प्रोटेक्टर हेड। और जो लास्ट वाला है हमारा, इसको हम लोग सेंटर हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर हेड। और बहुत आसान भी, इसका नाम भी देखिए सेंटर हेड है, और इसका काम भी है किसी भी बेलनाकार जॉब का सेंटर को निकालना। और इन दोनों के बीच में कभी पूछ लेता है कि जो सेंटर हेड में ये बन रहा है इसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सेंटर हेड और काम भी वही है, सेंटर को निकालना, बेलनाकार जॉब के सेंटर को हम लोग निकालते हैं। ये जो स्क्वायर हेड है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि एक जो हिस्सा है यह स्टील रूल से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि इसी का जो दूसरा हिस्सा है यह स्टील रूल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो स्क्वायर हेड है इसकी मदद से हम 90 डिग्री के और 45 डिग्री के कोण को चेक कर सकते हैं। और यहां बात किया था किसका, प्रोटेक्टर हेड जो कि बीच में है, इसको हम लोग प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। और यह बिल्कुल चांदे की तरह होता है। प्रोटेक्टर का मतलब ही क्या है, चांदा है। और चांदा के द्वारा हम लोग मिनिमम कोण कितना माप सकते हैं, 1 डिग्री का। भाई उसमें बना होता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके वह 90 डिग्री पे 180 डिग्री तक, मतलब सबसे छोटा वाला जो खाना होता है वह कितने का होता है, जो भाग होता है वह 1 डिग्री का होता है। तो वही इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि कंडीशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है, एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी से मतलब होता है किसी भी टूल के द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ये आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। देखिए हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एसिटिलीन का पूछा हुआ था, तो हमने वहां बात किया था कि वो मैरून कलर का होता है। ऑक्सीजन की भी हमने बात की थी कि वह क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर कुछ ऑप्शन को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं कि जिससे अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव हो, चेंजेस हो, तो उसमें दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा भाई, ब्लैक होगा, ठीक है। ब्लू किसका होता, जब वो इनर्ट गैस की बात करता। मैरून कब होता, जब वह बात करता है एसिटिलीन सिलेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। इसका इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। स्टॉक के साथ जो जुड़ा हुआ इंटीग्रल पार्ट होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, उसकी बात कर रहा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है, या कह सकते हैं जो इसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। लिस्ट काउंट कितनी होती है, या कितना, लिस्ट काउंट का मतलब क्या, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप, कि हम इसके द्वारा कितना छोटा माप माप सकते हैं, या कितनी एक्यूरेसी में माप ली जा सकती है। तो यह होता है आपका क्या, 1/12 डिग्री। मतलब आप कह सकते हो कि 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री देखा है आपने कितना छोटा सा होता है, उसका भी 12 भाग कर दीजिए, जो एक छोटा सा भाग होगा उसके बराबर ये एक्यूरेसी में माप को माप सकता है, कोड की माप को ले सकता है। या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, मिनट में बदल देते हैं, तो 5 मिनट आ जाता है। क्या आ जाता है, 5 मिनट। तो 1 डिग्री कहिए, 1/12 डिग्री कहिए, या 5 मिनट कहिए, दोनों एक ही बात है, या इसकी एक्यूरेसी होती है। यहाँ पे पूछा था स्टॉक का अभिन्न हिस्सा, तो यहाँ हम नीचे देख रहे हैं, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के भाग को स्टॉक कहते हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ यह है डायल, डायल जो कि इस पे घूमता है, और डायल को लॉक करने के लिए बीच में लॉकिंग स्क्रू है, और ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू दिया गया है। तो ये जो डायल घूमता है ना, इसी पे यहाँ पे हमारा क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। इस डायल पे हमारा क्या बना होता है, वर्नियर स्केल होता है, और यही हमारा इसका इंटीग्रल पार्ट होता है जो स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्या, डायल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला है रिवीटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट हमारा एक थोड़ा टेपर में, बेलनाकार टाइप में, थोड़ा टेपर में पार्ट बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से होता है। इस ड्रिफ्ट का यूज कहाँ करते हैं, तो जब रिवीटिंग ऑपरेशन, रिवीटिंग का मतलब दो प्लेटों को रिवीट के द्वारा जोड़ा जाना, ठीक है। जब दो प्लेटों को रिवीट के द्वारा जोड़ना होता है, तो ये प्लेट होगी, दूसरी ये प्लेट होगी, दोनों प्लेट में हम लोग क्या करेंगे, होल बना देंगे। होल बनाने के बाद दोनों प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जब रखेंगे तो इनके होल को एक दूसरे के बिल्कुल सीध मिलाना होगा। जब होल दोनों बिल्कुल एक सीध में आ जाएगा, तभी तो रिवीट को उस साइज का रिवीट लगा करके उसमें रिवीटिंग की जाएगी। तो दोनों होल को, प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद दोनों होल बिल्कुल एक सीध में आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट इस तरह से टेपर में होता है, तो थोड़ा बहुत अगर प्लेट इधर उधर भी होती है तो हम उसे जब ठोकते हैं ना, तो टेपर वाला हिस्सा जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है, प्लेट को एक सीध में लाते जाता है। जैसे ले आएगा तो वह दोनों होल एक सीध में आ जाएंगे। तो यही काम किसका है, ड्रिफ्ट का है। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, रिवीट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, अलाइन करना, एक सीध में रखना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला कह रहा है, घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम, ठीक है। इंग्लिश वाला पार्ट देखिए थोड़ा ज्यादा क्लियर है, टर्निंग टू रिमूव बर, जो भाई बर आ जाता है ना, कोई मेटल होता है किनारे पे बर आ जाता है, या फिर शार्पनेस, जिससे हाथ के कटने का डर रहता है। आप कभी भी देखोगे जो हमारे लेथ मशीन पे किसी जॉब पे जब वर्किंग किया जाता है, तो आगे वाला हिस्सा अगर मेटल को हम बिल्कुल सीधा, राउंड जॉब है बेलनाकार, अगर आप बिल्कुल सीधा ऐसे काट दोगे ना, तो क्या होगा, ये जो कॉर्नर है वो थोड़ा तीखापन आ जाएगा, बर आ जाएगा, या शार्पनेस आ जाएगी, जिससे हाथ में चोट लगने का डर रहता है। तो हम लोग आगे वाले हिस्से को क्या करते हैं, इसको 45 डिग्री पे ऐसे ऐसे थोड़ा चम्फरिंग कर दिया जाता है, तो आगे का हिस्सा कुछ इस टाइप से हो जाता है, ऐसे, ठीक है। इस टाइप से कुछ हो जाता है। ये जो हमने बनाया यहाँ पे क्या किया, 45 डिग्री का इस पे
चैम्फरिंग कर दिया, मतलब उस बर को, उस शार्पनेस को हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैम्फरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चैम्फरिंग। ग्रूविंग क्या होता है, तो किसी जॉब के बीच में, जैसे बेलनाकार हमारा जॉब है तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा गहराई तक कट लगा देते हैं। जब कट लगाएंगे तो दोनों साइड लगेगा ना, तो बीच में जो हम लोग ग्रूव्स टाइप का बना देते हैं, कट लगा देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रूविंग कहते हैं। स्टेप टर्निंग, जब किसी जॉब पे अलग अलग साइज का हो, जैसे ये एक हमारे पास बेलनाकार जॉब हो गया, अगला स्टेप ऐसे हो गया और अगला स्टेप ऐसे हो गया, तो जब इस टाइप के स्टेप में अलग अलग डाया के जॉब है और जब हम लोग उसकी टर्निंग करते हैं तो उसी को स्टेप टर्निंग बोला जाता है। टर्निंग का मतलब होता है कि किसी भी जॉब पर से एक पतली लेयर को हटाना, ठीक है। प्लेन टर्निंग में क्या होगा, जब हमारे पास नॉर्मल बेलनाकार जॉब है, मतलब एक समान डाया का जो जॉब है हमारा पूरा क्या है, एक समान डाया का है, तो उस पर जो टर्निंग की जाती है उसी को हम लोग प्लेन टर्निंग बोलते हैं। इसमें पूरा मटेरियल एक बराबर रहता है, डाया भी इसका पूरा एक समान होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है। आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये बड़ा आसान है। इस फिगर को आप देखोगे ना तो आप खुद इस ऑप्शन को देखने के बाद जो कभी नहीं भी पढ़ा है वो भी इसमें सही ऑप्शन को टिक कर सकता है। कैसे कर सकता है, जरा ध्यान से देखना आप। यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है इसमें कैसा आपको आकृति दिख रहा है, ये जो आकृति बनी हुई है कैसी बनी हुई है, स्टार जैसी नहीं लग रही है आपको, स्टार जैसा बना हुआ आकृति दिख रहा है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी जो स्टार व्हील ट्रेसर, और यहाँ पे स्टार बना भी है, तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से याद रहेगा और आप सही ऑप्शन को टिक भी कर पाओगे। स्टार व्हील ड्रेसर या ग्राइंडिंग में यूज होता है, जब ग्राइंडिंग व्हील वगैरह हमारे खराब हो जाते हैं, उनके कड़ उसमें जम जाते हैं, मतलब उनके कड़ क्या होते हैं, उनके एज खराब हो जाती है, वो उसमें से छोड़ करके बाहर नहीं निकलते जिससे नया कड़ बाहर आके कटाई कर सके, तो उस समय हम लोग स्टार व्हील ड्रेसर वगैरह यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील है दोबारा से वर्किंग में आ सके। और इधर जो दूसरा आपको फिगर दिख रहा है बिल्कुल पॉइंट अलग सा बना हुआ है, यह हमारा कौन सा, ये डायमंड ड्रेसर है। कौन सा ड्रेसर है, डायमंड ड्रेसर। ज्यादातर यही दोनों आते हैं इसलिए मैंने इन दोनों का फिगर ले लिया है। तो डायमंड ड्रेसर कब होता है, जब यह वाला फिगर पूछता, ठीक है। इसने यहाँ पे इसको पूछ रखा है तो स्टार व्हील ड्रेसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है बेंट स्निप का उपयोग क्या है, ठीक है। बेंट और स्ट्रेट, जनरली हम दो स्निप यूज करते हैं, बेंट स्निप और स्ट्रेट स्निप। स्ट्रेट स्निप मतलब सीधा, स्ट्रेट स्निप का मतलब क्या, सीधा, मतलब जब सीधा कट लगाना होता है, स्ट्रेट कटाई करनी होती है, तो वहां पे हम लोग स्ट्रेट स्निप यूज करते हैं। या आप देख रहे होंगे इसकी एज कैसी, बिल्कुल सीधी है, तो ये स्ट्रेट स्निप होता है। किस लिए होता है, सीधा कट के लिए। यहाँ लिखा है ना ऑप्शन सी, जो सीधा कट काटने के लिए। लेकिन बेंट स्निप की बात किया, बेंट स्निप यह वाला है, कौन सा, जो नीचे वाला बेंट स्निप। बेंट वाले में देख रहे हैं आगे की एज कैसी है, मुड़ी हुई है, तो बेंट, बेंट का मतलब मुड़ा हुआ, स्ट्रेट का मतलब एज सीधा हो, और इसकी एज कैसी है, इसकी एज देखिए मुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको बेंट स्निप कहते हैं। इसका यूज हम लोग कहां पे करेंगे, तो एज जब मुड़ी हुई है तो जिस इससे जब आप कटाई करोगे, देखिए गोलाई में घुमा हुआ ना, जब गोलाई सर्कुलर कट लगाएगा, गोलाई में कटाई करेगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो डी है सर्कुलर कट के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो यार कभी कभी इस टाइप के जब आता है ना, तो हम देखते हैं कि भाई एक और दो दो साथ में है तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक, लेकिन उसमें ये होता है कि दोनों की साइज सेम होती है। इसमें देखिए एक छोटा एक बड़ा दिखाया गया, इसकी साइज बड़ी दिख रही है, इसकी साइज छोटी दिख रही है। मैच्ड पेयर वी ब्लॉक तब बोलते हैं जब दोनों वी ब्लॉक का साइज क्या हो, सेम हो। दोनों वी ब्लॉक का अगर साइज, लंबाई, चौड़ाई, डायमेंशन जो भी अगर बिल्कुल सेम है तो उसे मैच्ड पेयर वी ब्लॉक बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है इसमें दोनों की साइज अलग है, तो हम देखेंगे अब क्या, ऊपर से ऑप्शन में मैच्ड पेयर वी ब्लॉक है भी नहीं, तो और कंफ्यूजन भी नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेवल से पहचानेंगे कि ऊपर जो है एक लेवल ऊपर बना हुआ है और एक लेवल नीचे बना हुआ, मतलब इसमें दो लेवल है, तो हम डबल लेवल कह सकते हैं। और जो साइड में या कट बना होता है ना, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो भाई कितना, एक ही ग्रुप तो कटा हुआ है, कुछ में क्या होता है, कुछ हमारे पास वी ब्लॉक ऐसे भी होते हैं जिसमें साइड में हम लोग क्या करते हैं, साइड में दो ग्रुप काट देते हैं, जैसा कि मैं इस फिगर में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक, इस टाइप से होता है, तो देख रहे हैं एक दो, और लेवल क्या है, एक ही है, तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप। इस टाइप से ऊपर वाला जो जिसपे हम लोग जॉब को रखते हैं उसको लेवल बोला जाता है, जिसमें क्लैंप को फंसाते हैं उसको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। इसमें क्या हो गया, डबल ग्रुप्स हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल लेवल हो गया, तो सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स। लेकिन यहाँ पे जो फिगर में पूछ रखा है इसके हिसाब से देखा जाए, जो फिगर में पूछ रखा है, तो यहाँ पे एक लेवल इधर, एक लेवल, दोनों साइड लेवल है, तो डबल लेवल और ग्रुप्स एक है तो सिंगल, तो मतलब डबल लेवल सिंगल ग्रुप। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो सी है आपके सामने, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो करंट की सेटिंग के लिए कौन सा कारक निर्धारित करता है, कहने का मतलब है विच फैक्टर डिटरमाइन
द करंट, मतलब किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि करंट हमारी ज्यादा होगी या कम होगी? यह डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के व्यास पे। किस पे? इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हम लोग या जो फिलर रॉड हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग के दौरान दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए, तो जो इलेक्ट्रोड होता है ना उसके साइज पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड के व्यास पर। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोड के व्यास पर डिपेंड करेगा कि करंट की सेटिंग हमें कितनी रखनी है। जितना ज्यादा कोई हमारा जो प्लेट जोड़ना है, जितनी ज्यादा प्लेट मोटी होगी उसी हिसाब से इलेक्ट्रोड का व्यास भी बढ़ेगा और उसी हिसाब से हमारा करंट भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? अगर इलेक्ट्रोड का व्यास बड़ा होगा कब, किस केस में? जब हमारी जब दोनों जोड़े जाने वाली जो प्लेट है उनकी मोटाई ज्यादा है। अगर उनकी मोटाई ज्यादा है तो हमारा करंट का मोटाई भी करंट भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में उपयोग किए जाने वाले तार के आकार का चयन कैसे करें? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में हम लोग 3 वायर टाइप मेथड यूज करते हैं, जिसमें एनविल पे 2 वायर होते हैं और उसके स्पिंडल पे 1 वायर होते हैं। क्या 3 वायर मेथड बोला जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में? तो जो 2 वायर वाला हिस्सा होता है वो कहां होता है? वो होता है एनविल पे हमारे, और जो स्पिंडल जो कि मूव करता है उस पर सिंगल वायर होता है। तो उनको हम यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा कि जो हम लोग उस पर वायर यूज करते हैं ना उसका चयन किसके हिसाब से किया जाता है? तो उसका चयन किया जाता है थ्रेड के टाइप और पिच जो मापा जाना है उसके आधार पर। किसके आधार पर चयन किया जाता है? कि जो थ्रेड का टाइप है वह कौन सा है। आप जानते हैं अलग अलग टाइप के थ्रेड होते हैं भाई, स्क्वायर थ्रेड है, एक्मी थ्रेड है, वी थ्रेड है, ठीक है, मीट्रिक थ्रेड है, अलग अलग टाइप के थ्रेड है। तो थ्रेड का टाइप कौन सा है और जो पिच को मापा जाना है उसके हिसाब से हम लोग इस चीज का चयन करते हैं। किसका? तार का चयन करते हैं। तो जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पावर आरी में हार्ड सामग्री काटने के लिए किस टीपीआई ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए? टीपीआई का मतलब है थ्रेड पर इंच। टीपीआई का मतलब क्या है? थ्रेड पर इंच, मतलब 1 इंच में कितना थ्रेड है उसी को टीपीआई बोला जाता है। तो पूछ रहा है पावर आरी मतलब जो पावर हेक्सा जो पावर से चलता है, और एक हम लोग हाथ से यूज करते हैं। तो पावर वाले की बात कर रहा है। पावर वाले में जनरली हम लोग जो दांते यूज करते हैं ना वो 4 से 14 रहते हैं। कितने में? 25 mm में, मतलब पर इंच, क्योंकि 1 इंच में आप जानते हैं 25.4 mm होता है। तो 1 इंच में 4 से 14 दांते रखे जाते हैं पावर हेक्सा में। ठीक, अब इन दांतों की संख्या किस हिसाब से रखी जाती है? तो भाई जब दांतों की संख्या मतलब अगर 1 इंच में 4 दांते हैं मतलब दांते दूर दूर होंगे, और अगर 1 इंच में आप 14 दांते काट दिए मतलब दांते नजदीक नजदीक होंगे। तो जब दांते दूर दूर होते हैं तो उसे रफ या कोर्ज फाइल भी कह सकते हैं, सॉरी रफ या कोर्ज वाला हम हेक्साब्लेड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे हमें बड़े सेक्शन की कटाई करनी है, बड़े पार्ट्स की या फिर किसी बड़े सेक्शन की कटाई करनी है, तो वहां पर हम लोग दांते कम रखते हैं। लेकिन अगर हार्ड मटेरियल है या कोई पतला सेक्शन है, हार्ड मटेरियल और पतला सेक्शन दोनों केसेस में हम लोग 14 टीपीआई वाला यूज करते हैं। तो यहां पर भी हार्ड की बात किया था, कठोर सामग्री की बात किया था, तो ऑप्शन बी जो है 14 टीपीआई मतलब 1 इंच में 14 दांतों वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। आपके सामने ये बॉल पिन हैमर दिखाया गया और इस पार्ट का नाम मैं पूछ रहा है कि इसको कहते क्या है। हम लोग बाकी भी देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे तो छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है ना, ठीक है। फेस किसको कहते हैं? तो जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। अगला है पिन, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है हम लोग इसको क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। चिक, तो यह जो यहाँ पे पूछ रखा है एक्स के नाम से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिक कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होल, जिसमें इस हैंडल को लगाया गया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आई होल बोलते हैं। इसी में हैंडल को लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट्स को देख लिया जो कि ऑप्शन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षा संग्रह, देखिए शिक्षा संग्रह लिख दिया, जबकि यहाँ पे इंग्लिश वाला देखिएगा व्हाट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोल रखा है? व्हाट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन होता है बुक में उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी चीज का इंस्ट्रक्शन किसी बुक में कलेक्ट किया गया उसको क्या बोला जाएगा? गाइड बुक, रेफरेंस टेबल, हैंड बुक, नोटबुक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? हैंड बुक। मतलब हैंड बुक होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है जिसे जो वर्कर है जो भी लोग वहां पे होते हैं उस बुक को लेकर के जाते हैं, उसमें स्टार्ट में उनकी इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है। तो जो इंस्ट्रक्शन की बात करेगा जब भी कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में होता है, वह हैंड बुक में होता है। ठीक है, इसे पॉकेट रेफरेंस डायरी भी बोलते हैं या फिर हैंड बुक बोलते हैं, छोटी डायरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डाई का नाम क्या है जिसके आकार में मामूली भिन्नता की अनुमति देने के लिए स्लॉट में कटौती की गई है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ डाई हैज ए स्लॉट कट टू परमिट स्लाइट वेरिएशन इन साइज, मतलब स्लाइट वेरिएशन इन साइज, साइज में वेरिएशन तो है, परिवर्तन तो है, लेकिन स्लाइट मतलब बहुत जरा सा, बहुत थोड़ा सा,
इसलिए मामूली लिखा हुआ है, मामूली भिन्नता मतलब साइज को चेंज कर सकते हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो वह किसमें होता है, तो वह होता है सर्कुलर स्प्लिट डाई, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए मैंने यह फिगर ले रखा था जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यह होता है हमारे पास क्या, सर्कुलर स्प्लिट। स्प्लिट मतलब स्प्लिट हो जाना, विभक्त हो जाना। तो यहाँ देख रहे हैं पूरा भाग नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा भाग काट दिया गया, इसलिए स्प्लिट कहते हैं। अब इसकी साइज को एडजस्ट कैसे करते हैं, इसमें जो डाई स्टॉक यूज किया जाता है ना, वह जो डाई स्टॉक होता है कुछ इस टाइप से होता है, उसमें 2 स्क्रू इधर होते हैं साइड साइड में, जिसको साइड स्क्रू कहते हैं, और एक सेंटर स्क्रू होता है। तो जो सेंटर स्क्रू होता है वह इस स्लॉट के अंदर जाता है। तो सेंटर स्क्रू का यूज किया जाता है इस डाई के साइज में, जो मामूली सी वेरिएशन हो रहा है साइज में ना, तो साइज को वेरिएशन करने के लिए, चेंज करने के लिए सेंटर स्क्रू यूज किया जाता है। जो दोनों साइड स्क्रू होते हैं वो डाई को पकड़ करके रखते हैं। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि स्नेहन में प्रतीक का प्रतिनिधित्व क्या है। यह प्रतीक दे रखा है, कैसा प्रतीक है, एक त्रिभुज बना रखा है। तो कह रहा है यह किसको प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है। ठीक है, यह त्रिभुज अगर सिंबल है किस केस में, लुब्रिकेशन के केस में, स्नेहन के केस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेली लुब्रिकेशन ऑप्शन है, शेड्यूल्ड लुब्रिकेशन है, मंथली है और वीकली है। ठीक है, तो जब भी त्रिभुज वाली बात आएगी ना, पहले देख लेते हैं डेली वाला। डेली कब होगा, डेली के लिए जो सिंबल होता है वो गोल होता है, इस तरह से वृत्त अगर बना हुआ है, वृत्त बना हुआ मतलब वो डेली लुब्रिकेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मंथली में क्या होगा, और डेली वाले का कलर भी इनका होता है, इसको ब्लू से दिखाते हैं। कौन से कलर से, ब्लू कलर से। जबकि वही बात करें वीकली वाला, तो वीकली वाला जो यहाँ पे पूछ रखा है त्रिभुज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो त्रिभुज होता है वो किसका है, वीकली का है। किसका है, वीकली का है। और इसको जो हम लोग दिखाते हैं ग्रीन से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ग्रीन कलर से। और जो मंथली होता है, मंथली को हम लोग वर्ग या चतुर्भुज इस टाइप से वर्ग के द्वारा दिखाते हैं, और इसका जो कलर होता है वह क्या होता है, रेड। ठीक है, कलर कोड भी बनाया गया तो वो रेड रहता है। और शेड्यूल्ड डुप्लीकेशन जो होता है यह हेक्सागोनल के द्वारा, किसके सिंबल के द्वारा, हेक्सागोनल। जो हेक्सागोनल से होता है यह हमारा होता है शेड्यूल्ड के लिए। और इसका जो कलर रखा गया वो पर्पल कलर रखा गया है। कौन सा कलर, पर्पल कलर, डायग्नल। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे त्रिभुज वाला पूछ रखा था, तो त्रिभुज वाले के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वीकली लुब्रिकेशन। इस क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। ध्वनि प्रभाव गुनगुनाने का मतलब जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग मतलब बिजली के द्वारा जो वेल्डिंग हो रही है, तो वहां पे उसके ध्वनि से आवाज आ रही है, सनसनाहट की आवाज आती है। जो उसकी ज्वाला जल रही है, जो आर्क जल रहा है, जो लौ निकल रही है, उससे सनसनाहट की आवाज आ रही है। तो वह क्यों आ रही है, वह क्यों आ रही है। तो वह कब होता है, जैसे आपने देखा होगा, चलो इसके छोड़ते हैं, आपने घरों में देखा होगा, अगर कभी भी गैस वगैरह जल रही होती है, अगर गैस कम जल रही है, आपने रेगुलेटर कम कर रखा है तो नॉर्मल जलती है। अगर रेगुलेटर आप तेज कर दो, जब गैस तेजी से जलने लगती है, लौ लंबी हो जाती है उसकी, तो फिर आवाज करने लगता है। या फिर कभी सिलेंडर में आग पकड़ ले, सिलेंडर में आग पकड़ ले, तब भी आप देखते हैं सिलेंडर से लौ क्या, जो आग की ज्वाला होती है वो लंबी निकलती है। जब आग की ज्वाला लंबी निकलेगी तब क्या होगा, आवाज आने लगती है, गुनगुनाहट आने लगती है। तो वही पूछ रहा है कि ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। तो जब आर्क क्या होगी, आर्क की लंबाई अधिक हो जाएगी। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, लंबी, लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी चाप की लंबाई, मतलब जो आर्क की लंबाई है वह अधिक हो गई है, लंबी हो गई है, उस केस में वह आवाज करता है, गुनगुनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला आपको देखा, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। ठीक है, ऑपरेटर के स्किल को किसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपके स्किल का कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। इसको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा। आपकी भाई स्किल का कैसे पता चलेगा, आपकी परफॉर्मेंस से। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है इसका मतलब आपकी स्किल अच्छी है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि भाई यहाँ बात किसकी कर रहा है, रिकॉर्ड किसको, स्किल ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर की स्किल को हमें रिकॉर्ड करना है तो किसमें करेंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब परफॉर्मेंस चार्ट में करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परफॉर्मेंस चार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर उच्च स्लॉट को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज यूज टू रिमूव हाई स्पॉट ऑन ऑल फ्लैट एंड कर्व सरफेस। मतलब फ्लैट सरफेस हो या फिर कर्व्ड सरफेस हो, अगर इनमें हाई स्पॉट है, क्या है, हाई स्पॉट है, तो उनको हटाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाएगा। तो हेक्सा तो आप जानते हैं मेटल वगैरह को काटने के लिए यूज किया जाता है, हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए इसका यूज नहीं करते। चीजल, चीजल का भी काम क्या है, मेटल को काटना है। चीजल का भी काम क्या है, मेटल को काटना है, यह भी अलग हो गया। फाइल, फाइल आपको मालूम है, फाइल मतलब रेती होता है, और उसका यूज होता है किसी भी मेटेरियल से
किसी भी जॉब से मटेरियल को बुरादे के रूप में, बारीक चूड़ के रूप में हटाने के लिए, ठीक है। और जो स्क्रैपर है, ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रैपर का काम होता है किसी भी फ्लैट सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, उसमें कहीं पे हाई स्पॉट है तो हम लोग उस पर सिंदूर वगैरह लगा करके उस हाई स्पॉट को चिन्हित करते हैं, मार्किंग करते हैं, और फिर उन हाई स्पॉट्स को इस स्क्रैपर के द्वारा खुरच करके उन्हें समतल करने की कोशिश किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कौन सा अक्षर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है। देखिए जो ड्रिल होता है हमारा ना, नंबर और अक्षर दोनों के द्वारा दिखाया जाता है। जो अक्षर के द्वारा लेटर वाला ड्रिल होता है वह ए से जेड तक होता है, और जो नंबर वाले ड्रिल होते हैं वह 1 से 80 नंबर तक दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर। नंबर वाले ड्रिल होते हैं और लेटर वाले ड्रिल होते हैं। जो लेटर वाले ड्रिल होते हैं ए से जेड तक होते हैं, मतलब 26 हो गया, और जो नंबर वाले ड्रिल होते हैं वह 1 से 80 नंबर तक होते हैं। तो लेटर वाले ड्रिल में जो ए होता है, ये सबसे छोटा होता है। ये क्या होता है, सबसे छोटे साइज को बताता है, सबसे छोटे साइज को, जबकि जेड सबसे बड़े साइज को, जेड सबसे क्या करता है, बड़े साइज को बताता है। क्लियर। और यहाँ पे नंबर वाले की बात करें तो जो एक नंबर होता है वह सबसे बड़ा, एक नंबर सबसे बड़ा ड्रिल साइज को बताता है। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा साइज घटता जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि जो 80 नंबर है सबसे छोटे साइज को बताता है, सबसे छोटे साइज को बताता है। वही हालत लेटर वाले में था, ए वाला सबसे छोटे को, जैसे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहा था क्या, सबसे बड़े व्यास का, तो सबसे बड़ा मतलब सबसे आगे वाला जो अक्षर आपको दिखे तो देखिए लास्ट वाला जेड, जेड सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है शीट धातु में, शीट मेटल में काम में उपयोग किए जाने वाले मापक उपकरण का नाम क्या है। यह आपको दिखाया गया, आपको दिख रहा होगा। यह उपकरण कौन सा है, यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके द्वारा हम लोग किसी वायर के डाया को चेक कर सकते हैं, या फिर किसी सीट, देखिए सीट मेटल का नाम लिया था ना, सीट की मोटाई को चेक करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड वायर गेज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। टर्निंग समय की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। देखिए टर्निंग टाइम, किसी भी जॉब का अगर हम टर्निंग कर रहे हैं तो उस टर्निंग कितना समय लगेगा टर्निंग करने, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ध्यान रखिएगा कि आई इंटू एन अपान एफ इंटू एन, जो ऑप्शन ए है आई इंटू एन अपान एफ इंटू एन, ये बिल्कुल सही होगा। अगला है जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल को उसके समाधान के लिए, उसके निपटान के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसे कि लैंड फिल्स। लैंड फिल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वेस्टेज मटेरियल है उसको हम लोग क्या करें, कहीं जमीन में गड्ढे खोदें और उसमें उसको दफना दें। जो हमारा वेस्टेज मटेरियल है, किसी जमीन में आप जमीन पे गड्ढे खोद लीजिए और उसमें मटेरियल को अगर आपने भर दिया तो उसी को लैंड फिल्स बोला जाता है। वेस्टेज मटेरियल को जमीन में खोद करके दफना देना, उस तरीके से खत्म करना लैंड फिल्स कहलाता है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ी सी महंगी विधि हो जाती है कि भाई इसके लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी ना, आपको मटेरियल अगर वेस्टेज मटेरियल को खत्म करना है तो उसके लिए क्या आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ा महंगा काम हो जाता है। उसके बाद आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा यूज कर पाना। जैसे आप देखते होंगे आपके गांव में या फिर शहरों में कबाड़ी वाले घूमते हैं ना, वो आपसे खराब बोतलें ले जाते हैं, खराब प्लास्टिक ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, ठीक है, उसको ले जाके वो कहीं और बेच देते हैं, उससे कंपनी वाले फिर दोबारा करते हैं और उन प्लास्टिक को पिघला करके, जो आपके पास कुर्सी टूट गई थी, जो आपकी बाल्टी टूट गई थी, उन प्लास्टिकों को दोबारा से पिघला देते हैं और फिर उससे नए आकृति का कोई बर्तन बनाएंगे, कोई और खिलौने बनाएंगे और वो फिर दोबारा से यूज में आ जाता है, तो रिसाइकलिंग में आता है। ठीक है, कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उनको हम लोग कार्बनिक कंपाउंड के रूप में तोड़ते हैं और फिर हम उन्हें दोबारा खाद के रूप में यूज कर पाते हैं, वो कंपोस्टिंग के अंतर्गत आता है। तो वही चीज यहाँ पे पूछा था कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ना और उसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेना किस में आएगा, कंपोस्टिंग में आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल आसान है, बर्निंग वेस्ट मटेरियल, मतलब जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको जला दीजिए। आपने देखा होगा अगर आप किसी मटेरियल को इकट्ठा कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को, पहले बहुत ज्यादा हो जाता है, पर जब आप उसे जलाओगे तो थोड़े से राख में बदल जाता है, बहुत सारा कूड़ा आपका थोड़े से राख में बदल जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने वेस्टिंग मटेरियल को खत्म कर सकते हैं, वेस्टेज मटेरियल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जैविक कंपाउंड में मटेरियल को, सॉरी ये तो क्वेश्चन लग रहा है 2 बार हो गया क्या, 27
चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताएं। यहाँ पे रिवेट आपकी दिखाई है, पूछ रहा है कि ये जो दो प्लेट है, देखिए एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, प्लेट ए और प्लेट बी, इन दोनों प्लेट को हमने जोड़ रखा है एक रिवेट की मेथड से। तो ये पूछ रहा है कि इस रिवेट में कौन सा दोष आपको दिख रहा है। बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखना आप। हम देख रहे हैं यहाँ पे रिवेट का सैंक है, क्या है नीचे, यह जो है रिवेट का सैंक है। और देखिए जो रिवेट का हेड जितना इधर है उतना इधर है, मतलब बिल्कुल बराबर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले हिस्से में देखा जाए तो इधर भी रिवेट का हेड उतना निकला हुआ है, लेकिन दूसरे साइड देखेंगे तो ये डिस्टेंस काफी कम है। मतलब एक साइड रिवेट का हेड ज्यादा निकला हुआ और एक साइड रिवेट का हेड कम निकला हुआ। किससे, सैंक से। सैंक से सेंटर में नहीं है क्या, रिवेट का हेड। रिवेट का हेड देखिए सैंक के सेंटर में नहीं है, एक साइड ज्यादा एक साइड नीचे तो ठीक था, लेकिन ऊपर देखिए एक साइड जो हेड है उसका सैंक से ज्यादा और एक साइड कम है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो सी है यहाँ पे, रिवेट का सिरा सैंक के साथ केंद्रित नहीं है। जो रिवेट का हेड है वह सैंक के साथ सेंटर में नहीं है। जैसे नीचे वाला था वैसे रहता तब नहीं सेंटर में होता, बट यहाँ पे नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई जो रिवेट का सिरा है वह सैंक के साथ हमारा सेंटर में नहीं है, केंद्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम बताइए। देखिए जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है प्लंजर टाइप वाला होता है और लीवर टाइप का होता है। जो प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वह हमारा काम करता है रैक एंड पिनियन मेथड पे। कई बार इसका मेथड भी पूछता है, सिद्धांत भी पूछता है कि कौन से विधि पे, कौन से प्रिंसिपल पे, कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो जो प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो हमारा रैक एंड पिनियन मेथड पे काम करता है। जबकि वहीं पे लीवर टाइप वाले की बात करें, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये हमारा किस मेथड पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो लीवर एंड स्क्रॉल। किस पे काम करता है, लीवर एंड स्क्रॉल। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमसे पार्ट्स का नाम पूछ रखा है, इस वाले पार्ट्स का, कि इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइलस। क्या बोलते हैं, स्टाइलस। लीवर किसको बोलते हैं, तो यह वाला जो पार्ट है अगर इसको पूछता तो हम लोग बोलते हैं कि इसको भाई लीवर बोला जाता है। इस वाले को पूछता तो यह नीचे देख रहे स्प्रिंग जैसी आकृति बनी हुई, तो इसे रिटर्न स्प्रिंग बोलते हैं, कि इसी के द्वारा हमारा जो है स्प्रिंग जो होती है रिटर्न आती है, वापस ले आती है, रिटर्न स्प्रिंग। ठीक है। और स्क्रॉल कौन सा पार्ट है, तो यह वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल। और यह जो है, यह क्या है, यह हमारी नीडल है, सुई है, जो कि यहाँ पे दिखाती है हम आपको, तो इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटर। ठीक है। ये जो पिवट है, पिवट कौन सा हिस्सा, तो यहाँ पे जो लीवर से स्टाइलस को जहां पे हमने जोड़ रखा है, लीवर और स्टाइलस को जो हमने जिस चीज से जोड़ रखा है वही हमारा क्या है, पिवट। क्या है, पिवट। ये सारे पार्ट्स के नाम हो गया। और यहाँ पे पूछा था इसने इस पार्ट को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइलस बोलेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। जो फाइल होती है, जो रेती होती है, उसके द्वारा जब हम क्या करते हैं, उसके द्वारा जब हम लोग फाइलिंग वगैरह करते हैं तो कभी कोई उस फाइल पे चाक लगा दिया जाता है। फाइल पे चाक लगाने का एक ही रीजन होता है, जिससे कि फाइल का जॉब में पेनिट्रेशन कम हो। पेनिट्रेशन कम होने का मतलब कम गहराई में कटाई करे। जब वो कम गहराई में कटाई करेगी तो जॉब में स्मूथनेस, उसकी चिकनाई अच्छी आएगी। ठीक है। जब कम मटेरियल, जब ज्यादा मटेरियल काटेगा तो जॉब का जो सरफेस होता है ना वो खुरदरापन होता है, पर अगर मटेरियल कम करता है तो उसमें स्मूथनेस अच्छी आती है, चिकनाईपन अच्छा आता है। ठीक है। तो वही पूछ रहा था कि फाइल के फेस पर हम लोग चाक क्यों लगाते हैं, तो चाक लगाया जाता है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्नियर कैलिपर की सटीकता क्या है। सटीकता का मतलब है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब है लिस्ट काउंट, दोनों एक ही बात है। एक्यूरेसी पूछे, परिशुद्धता पूछे, सटीकता पूछे, लिस्ट काउंट पूछे, सब एक ही बात है। सब बस वर्ड अलग अलग है, लेकिन मतलब सबका एक ही है। लिस्ट काउंट का मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि लिस्ट काउंट एक्यूरेसी का मतलब होता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी मेजरिंग टूल के द्वारा मापी जा सकने वाली छोटी से छोटी माप हमारा क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोड क्या है। देखिए रिविटिंग के लिए अगर हमें रिविटिंग करना है किसी प्लेट पे और वहां पे हमें काउंटर सिंक बनाना, तो उस काउंटर सिंक का हमें कोड कितना रखना है यह पूछ रहा है। किसके लिए, रिविटिंग के लिए। तो रिविटिंग के लिए जो काउंटर सिंक का कोड होता है वह 75 डिग्री होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। डाई का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा फिगर अलग टाइप का है, थोड़ा हो सकता है हल्का दिखे। ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं ध्यान दिया था तो दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग में 2-3 मिनट 4 मिनट देखिए बिना स्किप किए हुए। वीडियो का स्टार्टिंग का पोर्शन 3-4 मिनट बिना स्किप किए हुए देखिए,
वहां पे मैंने पूरा आपको स्टेप वाइज बता रखा कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो जो अगर मान लीजिए आपको फिगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। चलिए, डाई का नाम पूछ रखा है, देखिए कि यहाँ पे इधर डाई है, यहाँ दो भागों में है। जो डाई है ना, दो अलग भागों में है। आप लोग अपने पेपर डाउनलोड करके देख लेना, वहां ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो अगर जब डाई दो भागों में है तो आप कह सकते हैं क्या, हाफ डाई है भाई, अलग अलग है ना। स्प्लिट डाई कब होती, स्प्लिट वाला हमने बताया था अभी, जो सर्कुलर स्प्लिट कट था, अभी पीछे क्वेश्चन आया होता कि सर्कुलर रहता है और उसमें एक कट लगा दिया जाता है तो विभक्त हो जाता है, तो इसलिए उसको स्प्लिट डाई बोलते हैं। सेंटर स्क्रू के द्वारा उसके साइज के वेरिएशन को कम ज्यादा किया जाता है, बहुत मामूली सा, बहुत स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली सा उसमें वेरिएशन होता है। जबकि हाफ डाई में ज्यादा वेरिएशन होता है, इसके द्वारा हम थ्रेड की गहराई को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो फिगर में दिखाया गया है कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाफ डाई। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का क्या अंतर है। मतलब कहीं पे आपको साइज दिया गया है क्या, कोई भी साइज की जो अधिकतम सीमा है कि वो अधिकतम कितना लिया जा सकता है और उसका न्यूनतम कितना लिया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको दे दिया है क्या, जॉब, और मैंने आपसे बोल दिया कि भाई ये जो जॉब है हमें कितना 20 सेंटीमीटर का बनाना है, तो या तो इसकी बेसिक साइज हो गई, मूल साइज हो गया। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि कोई भी जॉब बिल्कुल एक्यूरेट उसी साइज का बनाना संभव नहीं है। मैं बोल दिया कि चलो ठीक है यार, मैं 20 सेंटीमीटर का तो बनाना है, लेकिन अगर यह 22 सेंटीमीटर का बन जाएगा तब भी चल जाएगा, और अगर यह 18 सेंटीमीटर का बन जाता है तब भी चल जाएगा। मैंने आपको ये चीज बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था क्या कि आकार की अधिकतम सीमा, मतलब अधिकतम कितना ले सकते हैं और न्यूनतम कितना ले सकते हैं। तो अधिकतम हम 22 तक बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। मिनिमम हम 18 तक बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। 18-22 के बीच में कुछ भी बना दो चल जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर जो हमारा टॉलरेंस होता है, क्या होता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस सही होता है कि किसी भी जॉब के साइज का अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 था, हम अधिकतम 22, 18, तो 22 में से 18 चला जाएगा, कितना आ गया, 18 4 22, आपके पास 4 आ गया। तो यह जो 4 आ गया मतलब अधिकतम सीमा में से जब हमने न्यूनतम साइज को, अधिकतम साइज से न्यूनतम साइज को घटाया, जो हमारे पास वैल्यू आई उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इस जॉब पे कितना टॉलरेंस दिया गया है, 4 सेंटीमीटर का टॉलरेंस दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गैस काटने की मशीन में भाग गैस का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको, अगर फिगर क्लियर ना दिख रहा हो तो परेशान मत होइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, वहां क्लियर दिखेगा। काटने की मशीन में भाग एक्स का नाम क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे पूछ रखा है, भाग एक्स, इस वाले पार्ट को इसने पूछा हुआ है, क्या नाम है। ठीक है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, शायद यहाँ पे क्लियर नहीं, अब ठीक है। भाग एक्स की बात कर रहा है यहाँ पे, इसको हमें बताना है। तो ऊपर जो है हमारा क्या, स्पीड कंट्रोल, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ड्राइव कंट्रोल कब होता, अगर यहाँ पे नीचे से ये वाला पार्ट पूछता तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव कंट्रोल, क्या बोला जाता है, ड्राइव कंट्रोल। वहीं पे बात किया जाए वर्टिकल एडजस्टमेंट, वर्टिकल एडजस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बोल्ट यहाँ पे बनाया गया है, ये हमारा है वर्टिकल, वर्टिकल एडजस्टमेंट, वर्टिकल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके द्वारा जैसे हम इसको लूज करेंगे, दिख रहा है ना, यहाँ पे पाइप टाइप की डली हुई है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब वर्टिकली हम लोग ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको वर्टिकल एडजस्टमेंट बोला जाता है। और प्री हीट कंट्रोल, तो यहाँ पे देखिए दो पाइप आपको दिख रही है, तो जो इधर वाला कंट्रोल वाल्व है इसको हम लोग बोलते हैं प्री हीट कंट्रोल वाल्व, क्या बोला जाता है, प्री हीट कंट्रोल वाल्व। ठीक है, और यह कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व होता है, जो इधर वाला होता है यह क्या होता है, कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो हमने यहाँ पे सारे पार्ट्स के नाम देख लिया। आपसे कौन सा पूछा था, ये वाला पूछ रखा था, या कौन सा स्पीड कंट्रोल है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है। जो सीट मेटल होता है उसमें हम लोग ग्रूवर किस लिए यूज करते हैं, तो ग्रूवर का जो काम होता है ना, जब दो सीट मेटल को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, आप जानते हैं कि सीट मेटल को जोड़ने के लिए उनके किनारों को मोड़ करके आपस में ज्वाइंट बनाया जाता है। जब हम लोग ज्वाइंट बनाते हैं तो ज्वाइंट हमारा खुले ना, जब सीट मेटल में आपस में मोड़ करके ज्वाइंट बनाया जाता है तो ज्वाइंट हमारा खुले ना, उन्हें लॉक कर दिया जाए जिससे कि वो आसानी से बाहर ना निकले और वो खुले ना। तो उस ज्वाइंट को लॉक करने के लिए, सीट मेटल के ज्वाइंट को क्लोज करने के लिए, उन्हें लॉक करने के लिए ही
ग्रूवर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन जो होगा आपका सी, क्लोजिंग ऑफ सीम, मतलब सीम को क्लोज करना या लॉक करना ग्रूवर का काम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला टॉलरेंस किस ग्रेड की है। देखिए हिंदी वाला यहाँ पे थोड़ा वर्ड गलत है, इसको पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या कह रहा है, या थोड़ा जो इनकी ट्रांसलेट है ना वो तो गलत है। यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्ड देखिए, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, कौन सा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा टॉलरेंस है जिसको हम लोग ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। तो वो होता है क्या, फंडामेंटल टॉलरेंस, जो ऑप्शन बी है। फंडामेंटल टॉलरेंस को हम लोग ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, फंडामेंटल टॉलरेंस को ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंग्लिश वाला इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कह रहा है। इंग्लिश वाला देखिए, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, इनमें से कौन सा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है, मतलब किन्हें ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नाम से जानते हैं, तो वह है फंडामेंटल टॉलरेंस। ठीक है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल क्या होता है, जब हमारा टॉलरेंस हमारे साइज के एक ही साइड दिया जाए, जब टॉलरेंस हमारा साइज के एक ही साइड दिया जाए तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल, एक ही साइड दिया गया है तो यूनिलेटरल। और अगर दोनों साइड, बाइलेटरल का मतलब क्या, दोनों साइड, अगर हमारा जो टॉलरेंस दिया गया है बेसिक साइज के दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड दिया गया है तो बाइलेटरल, एक ही साइड दिया गया है तो यूनिलेटरल। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है 40, देखिए 38वां क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे ना उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी के होते हैं, 6 क्वेश्चन आपके वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के होते हैं, और बाकी बचे 6 क्वेश्चन वो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के होते हैं। तो जो 38 क्वेश्चन हमारे थ्योरी में आने वाला है, हम लोग 38 क्वेश्चन वह सॉल्व करेंगे। ठीक है, 40 mm के ढलुआ लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, स्पिंडल की गति निकालनी है। यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है, बहुत ही आसान है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, v क्या है आपकी, यह स्पीड हो गया, स्पिंडल की स्पीड हो गई। पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं या 3.14, जो भी आपका मन करे ले सकते हैं। पाई इक्वल टू क्या, चाहे 22/7 रख लीजिए चाहे 3.14 ले लीजिए। डी क्या है, तो डी आपका जो जॉब जिसकी हमें टर्निंग करनी होगी उसका क्या होगा, व्यास होगा एमएम में, किसमें होना चाहिए, एमएम में होना चाहिए। एन क्या है, चक्कर प्रति मिनट है या, ठीक है, और आगे क्या है 1000 नीचे। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है, देखिए काटने की गति, स्पिंडल की गति याद करें, यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है, काटने की गति कितनी है, देखिए गति दे रखा है, v कितना दे रखा है, 15 मीटर प्रति मिनट, v की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, v दे रखा है 15 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दे रखा है हमें, 40 mm के ढलवा लोहे का रॉड है, रॉड होगा मतलब बेलनाकार होगा, मतलब उसका व्यास है कितना है, 40 mm व्यास वाला है। ठीक है, हमें व्यास भी पता चल गया, मतलब डी का वैल्यू पता चल गया 40 mm, व्यास हमारा mm में ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। दो चीजें पता होगी हमें, v पता है, d पता है, और यहाँ पे देखिए v पता चल गया हमें, d पता चल गया, n पता करना है क्योंकि स्पिंडल की गति चाहिए, n होता है स्पिंडल की गति, तो n हमें पता करना है। तो फार्मूले को यहाँ पे इस हिसाब से चेंज कर लेते हैं, हमें किसकी n की वैल्यू चाहिए, तो देखिए 1000 के इधर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू v इंटू 1000 अपान, या पाई डी नीचे आ जाएगा, पाई इंटू डी। अब वैल्यू रख दीजिए, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी, 15 मीटर प्रति मिनट इंटू 1000 अपान, पाई का वैल्यू क्या रख लेते हैं, 22/7 रख लीजिए तो नीचे 22 हो जाएगा बटे 7 इंटू डी की वैल्यू 40 mm, 10 से कट जाएगा, 100 बच गया, 25 चौको 100 हो गया, आपके पास आ गया 15 इंटू 25 अपान, ये देखिए 22/7 है तो यह उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा और नीचे आपका 22 रह जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, 15 गुणे 25 गुणे 7 करना, उसमें 22 का भाग दे देना है। जब 15 गुणे 25 गुणे 7 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप 22 से भाग दे देना, आपको मिल जाएगा 119.3 के राउंड लगभग मिलेगा, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो बस ये फार्मूला याद रहेगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। कौन सा, v इज इक्वल टू पाई डी एन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फार्मूला आपको याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, 3-4 4-5 पार्ट में आपको करा दूंगा, उतने बिल्कुल आराम से हो जाएगा।
बस आप लोग थोड़ा सा 4-5 दिनों का टाइम है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपके और भी कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनमें भी ये चीज़ें शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी आराम से पास हो सके, उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उन अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच में फैलाना चाहिए, ना कि अपने तक रखना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।